नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 28 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 14 दिन। 14 दिन से पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले सूचित करना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प डी लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित कर सकता है? ए 1 सदस्य, बी 2 सदस्य, सी 3 सदस्य, डी 5 सदस्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2 सदस्य। दोस्तों, ये प्रश्न 2014 का है और वर्तमान समय में ये जो है व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी सदस्य को लोकसभा के लिए नामित नहीं कर सकता। चौथा प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ए अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श, सी संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, डी क्षमा दान करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। बाकी अध्यादेशों का प्रख्यापन करना मतलब अध्यादेश जारी करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना अनुच्छेद 143 के तहत, और क्षमा दान करना, ये तीनों राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है। आज का पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? ए लोकसभा अध्यक्ष का, बी राज्यसभा के सभापति का, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, डी प्रधानमंत्री का। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है। आज का छठा प्रश्न, राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ए एडवर्ड स्टोन, बी ली कार्बूसियर, सी एडविन लुटियंस, डी जॉब चार्नॉक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। सातवां प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत आहूत की जाती है? ए अनुच्छेद 107, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 110। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है या करता है। आठवां प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नौवां प्रश्न, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, सी राज्यसभा का अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रपति। लोकसभा का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बुलाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा। 10वां प्रश्न, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी उपराष्ट्रपति द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और संयुक्त राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। 11वां प्रश्न,
भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता है। बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। सी, वह अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता। डी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है विकल्प बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है और जो नाम मात्र का नेता होता है वो राष्ट्रपति होता है। आज का 12वां प्रश्न, किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? ए, आइवर जेनिंग्स ने। बी, मैकाइवर ने। सी, के.एम. मुंशी ने। डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में सारे निर्णय जो है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। 13वां प्रश्न, संसदीय सरकार को किन और नामों से जाना जाता है? ए, कैबिनेट सरकार। बी, उत्तरदायी सरकार। सी, सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप। डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है, चूँकि सारे फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, और इसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, चूँकि सारा उत्तरदायित्व जो है वो कैबिनेट का होता है, और सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है, जबकि जो अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपतीय प्रणाली होती है उस सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। और 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए, राष्ट्रपति में। बी, प्रधानमंत्री में। सी, उपराष्ट्रपति में। डी, लोकसभा अध्यक्ष में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में सारी जो है अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति समाहित होती है, निहित होती है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है? ए, अनुच्छेद 52। बी, अनुच्छेद 53। सी, अनुच्छेद 54। डी, अनुच्छेद 55। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और 92वां संविधान संशोधन जो 1970 में किया गया था, 17वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, के द्वारा जो है मणिपुर और पांडिचेरी और दिल्ली के सदस्यों को भी उसमें शामिल किया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।